कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इसी मन को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए और तनाव से दूर रखने के लिए तनाव के दौर में योगा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं योगिता साहू आज के इस विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद भारती जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्ते। तो सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर साहब ये सवाल पूछना चाहूँगी कि योग की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से योग किया है, जोड़ा है, तो आप इसके ऊपर से इसका दृष्टिकोण क्या है आपका? हाँ, योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से उसे रखा गया है। लेकिन योग का एक जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना या परस्पर साथ आना, मिलना। तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोण को रखती हैं, जैसे कि योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का समाधान किया जाए। योग कर्म की कुशलता को दर्शाने का भी एक रास्ता है, तो कर्म की कुशलता भी योग है जी। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यास जो हैं योग की परिभाषाओं को दर्शाते हैं। जी, तो जैसे कि हम कहते हैं कि तनाव तनाव बहुत बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और तनाव जो है एक मानसिक स्थिति है। तो मानसिक स्थिति है, तो हम मन की किस स्थिति को तनाव कहते हैं? जी हाँ, तनाव एक्चुअली एक प्रतिक्रिया है जी। और ये एक प्रतिक्रिया है जो एक सकारात्मक भी हो सकती है प्रतिक्रिया, और इसका जब दबाव बढ़ता जाता है, एक जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से तनाव आपको प्रभावित करता है, तो उसके दबाव से वो नकारात्मकता को जन्म दे सकता है। जी। तो डेफिनेटली तनाव का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जी। तो इसीलिए हमें तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने चाहिए जिससे हम तनाव से मुक्ति पा सकें। जी, जैसे कि मैंने सुना है कि तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्दी स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेस जो होता है हमें तकलीफ देता है। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं उसके? जी हाँ, तो आपने ठीक सुना है, तनाव दो प्रकार के होते हैं। एक है यू स्ट्रेस, जो कि हेल्दी तनाव या सकारात्मक तनाव कहा गया है। जैसे हम अपने कार्य में प्रगति करने के लिए तनाव लेते हैं, जी। अध्ययन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए तनाव लेते हैं, तो ये एक सकारात्मक तनाव है। उसके अलावा जो एक डी स्ट्रेस, जो कि नकारात्मक तनाव है, जो एक लंबे समय तक अगर बना रहता है तो वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से हमें क्षति पहुंचाता है। जी, जैसे कि आज का हमारा विषय है कि तनाव के दौर में योगा से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग और मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, योग का मानसिक स्वास्थ्य पे सीधा प्रभाव पड़ता है, और योग के अभ्यास से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हम तनाव से लड़ना सीख पाते हैं, तनाव से उभरना सीख पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव को दूर करता है। जी, मन को शांत रखने के लिए हम कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे मन को शांत रख सकते हैं? जी, ये एक अच्छा प्रश्न है, और मन को शांत रखने के लिए बहुत सरल योग अभ्यास हैं, जैसे कि शवासन, बालासन, मकर आसन, प्राणायाम, सुखासन, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से बहुत सारे अभ्यास हैं जिन्हें रोजाना करने से हम मन को काफ़ी शांत और स्थिर महसूस कर सकते हैं। जी, हमारे शरीर में कुल 7 प्रकार के चक्र होते हैं। पुराने ज़माने में इन 7 चक्रों को जागृत किया जाता था योगासन के द्वारा। आज भी हम इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन से 7 चक्र होते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? जी हाँ, तो आपने ठीक सुना है, 7 चक्र ये ऊर्जा के वो केंद्र हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित हैं, जिसे हम एस्ट्रल एनर्जी या ऊर्जा केंद्र कहते हैं। तो ये 7 चक्र जो हैं, मूलाधार, जो सबसे, हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं जी। तो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार, फिर ऊपर आते हैं स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुरा, फिर अनाहता, फिर विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार। मूलाधार जो कि एक
स्थिरता प्रदान करता है। आधार, जैसे उसका शाब्दिक अर्थ है मूल और आधार, जी। तो स्थिरता प्रदान करे। फिर स्वाधिष्ठान, ये हमारे नाभि से नीचे होता है, 4 अंगुल नीचे। फिर मणिपुरा, ये नाभि पे उपस्थित है। तो मणि अर्थात होता है कोई चमकने वाली वस्तु, और पुरा अर्थात होता है शहर। तो मणिपुरा मतलब जहाँ पे ऊर्जा या तेज का उपस्थिति हो, तेज का शहर हो, तो मणिपुरा जो है वो सेंटर ऑफ सिटी ऑफ ज्वेल या ऊर्जा का, फायर का केंद्र है। फिर ऊपर आते हैं हम, तो अनाहता, ये भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ है जी। श्वास से हमारी जुड़ा हुआ है। फिर विशुद्धि, ये हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। फिर आज्ञा, ये हमारे इंटेलेक्चुअल, मानसिक जो इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, इससे जुड़ा हुआ है। और सबसे ऊपर आता है सहस्त्रार, जो कि बाकी सभी चक्रों को संतुलित करता है, उन पे गवर्न करता है। जी। जैसे कि प्राचीन समय में हमारे लिए योग के मायने अलग थे और आज के समय में योग के मायने अलग हैं। तो प्राचीन समय से अब तक क्या अंतर आया है योग में? जी हाँ, आज के समय में योग को एक शारीरिक व्यायाम के रूप में देखा जाता है। जी। और प्राचीन समय में योग आध्यात्म से जुड़ने का एक माध्यम था। तो आज के समय में योग के माध्यम से हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मुख्य अंतर जो आया है कि योग को बाहरी जो भाग है, जहाँ शरीर से ज़्यादा जोड़ दिया गया है, और प्राचीन समय में उसको मन से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा ये सुनते हैं, कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। मतलब ये हमारे बड़ों से हम सुनते आ रहे हैं। तो हमारे शरीर में हमारे आहार का, भोजन का, डाइट का कितना प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पे इसका क्या असर पड़ता है? जी हाँ, तो जैसा खाएं मन वैसा उपजे मन, ये एक कहावत है, और इसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो भोजन हम कर रहे हैं वो किस मन स्थिति से बनाया गया है। आज के समय में जंक फूड की आदत लोगों को आ गई है, बाहर खाने की जो आदत आ गई है, तो वहाँ पे मन स्थिति अलग है, वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से परोसा जा रहा है। और जो हम घर का सात्विक भोजन करते हैं, तो वहाँ पे एक मातृत्व का प्रेम, आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको पोषित करने के लिए भोजन कराया जा रहा है। तो उसका हमारे मन और विचारों पे सीधा प्रभाव पड़ता है। उससे हम सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं, गतिशीलता का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम बाहरी भोजन पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हमारे अंदर थकावट, कमजोरी या नकारात्मक विचारों की भी उपस्थिति हम महसूस कर पाते हैं। जी। आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे पास तनाव के बहुत सारे कारण हैं, और फिर भी इन सब कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है जिसे आप मानते हैं कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा तनाव बढ़ा है लोगों में? जी हाँ, सबसे जो बड़ा कारण है तनाव का, वो है गतिशीलता। जो जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, जिस जीवन शैली में हम जी रहे हैं, उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो डिमांड है जी, उसको पूरा करने का जो एक तनाव है, वो उसका मुख्य कारण है। उसके अलावा पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अपने कार्य में, अपने वर्किंग स्पेस में हम बेहतर करने की जो हमारी तनाव होती है वो हो सकती है। जी। और भावनाओं से जुड़े हुए सामाजिक तनाव हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तनाव हैं। कंपटीशन हो सकता है, विद्यार्थियों में तनाव हो सकता है अध्ययन में बेहतर करने का। तो ये बहुत सारे मुख्य कारण हैं तनाव के। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और एक चीज़ है जो अभी हम देख रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सुसाइड की समस्या है, कि वो आत्महत्या के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, और लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन उनको जब नज़र नहीं आता तो वो सुसाइड कर लेते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो टीनेजर्स में इसका क्या कारण हो सकता है? जी, टीनेजर में इसका जो मुख्य कारण है तनाव का आज के समय में, वो है कहीं ना कहीं कंपटीशन का जो दौर है उसमें बेहतर करने की कोशिश। और जब हम उस गोल को नहीं कर पाते हैं
नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं रीच कर पाते हैं गोल को, तो फिर उसमें वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है। और अवसाद की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे शरीर को तोड़ देती है, मन को तोड़ देती है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। और ये एक कारण होता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी आने से उसकी सोच में नकारात्मकता बढ़ती जाती है और वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाते हैं। और वो एक कारण है जहाँ पे वो उससे बाहर निकलने के लिए या तो जो कोप अप करना चाहिए उनको तनाव से, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अंत में वो एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, जो गलत निर्णय जो है वो ले लेते हैं। जी जी। तो इसी के कारण सुसाइड की समस्या बढ़ती जा रही है। और पिछले कुछ दशकों में जी जो मृत्यु का दर है सुसाइड के माध्यम से यंगस्टर में काफ़ी बढ़ा है, लगभग 3 फोल्ड, 3 गुना ये मतलब परसेंटेज है, मात्रा है, बढ़ी है यंगस्टर्स में सुसाइड की। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ या अपनी वर्किंग लाइफस्टाइल के साथ, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रिश्तों में तनाव की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा अवसाद महसूस होता है। तो ऐसे में हम इस अवसाद से बाहर कैसे आ सकते हैं? हमें योग में ऐसे कौन कौन से आसन करने चाहिए या फिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम गुस्से को विदिन मिनट्स या विदिन सेकेंड्स हम कंट्रोल कर पाएँ और उस घातक स्थिति तक जाने से बच पाएँ? जी हाँ, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमें सबसे पहले रूट कॉज को, जो जड़ है, मूल तत्व है उस अवसाद का, उस डिप्रेशन का, उसको पहले जानना है। जी। अगर ये पारिवारिक संबंधों में तनाव से है तो बातचीत से समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों का मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन, पारिवारिक व्यक्तियों का मार्गदर्शन इसमें लाभ पहुंचा सकता है। फिर हम योग पे आते हैं, तो योग अवसाद को कम करने में बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें ध्यान लगाना, मंत्र का जाप करना और योग के जो क्रियाएं हैं उनको करना आपके जो डिप्रेशन की स्थिति से आपको बाहर लाती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और फिर धीरे धीरे हम उस स्थिति से पूरी तरह से बाहर आ पाते हैं। जी। तो जैसे कि अभी आपने ध्यान लगाने की बात की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ध्यान जब लगाने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं और इतने थॉट्स आते हैं कि हम ध्यान पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और ऐसा हो जाता है कि बस बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, चल रहे हैं और कभी कभी इससे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो हमको ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर कैसे और फोकस्ड हो सकते हैं? जी, तो ध्यान लगाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, पहले हमें योग क्रियाएं करें, योग अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे मन शांत होता जाता है और जो विचारों की तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम ध्यान की स्थिति में बैठें और क्योंकि विचार जो है वो हमारी मस्तिष्क का उपज है, सो माइंड इज़ बंडल ऑफ थॉट, हमारे विचार हमारे मस्तिष्क के उपज हैं, उसके बिना हम मस्तिष्क की कल्पना नहीं करते हैं। जी। तो इसीलिए जब विचार आए ध्यान की स्थिति में तो वो एक सहज प्रक्रिया माननी चाहिए, उनसे हमें अटैचमेंट या जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और उनको हमें आवश्यकता अनुसार इग्नोर करना चाहिए, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश करना चाहिए। जी। तो उसका जो सबसे सरल माध्यम है, जब आप ध्यान में बैठें तो आप अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर लें। जब हम लंबी श्वास लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो हमारा ध्यान एकाग्र होता जाता है और विचारों में कमी आती जाती है। और ये हमें बार बार ऐसा करना पड़ता है। बार बार जब आप करते हैं या आप किसी मंत्र का या नाम का रिपीटेशन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से विचारों की तीव्रता में कमी आने लगेगी और धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और ध्यान की स्थिति प्राप्त होगी। जी। ध्यान केंद्रित करने में हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि मंत्रोच्चार करना चाहिए या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक सुनना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क को काम करता है, शांत करता है। तो इसमें म्यूज़िक का या संगीत का क्या रोल होता है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। संगीत के माध्यम से हम मन को पूरी तरह से स्थिर और शांत कर पाते हैं। जी। संगीत जो है वो मन को शांत करता है, ये प्रकृति से जुड़ाव अनुभव कराता है। जी। उपस्थिति, हमारी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। तो धीरे धीरे जब हम संगीत का उपयोग करते हैं या मंत्रों का उपयोग करते हैं
तो वो हमारी एकाग्रता को काफ़ी ऊपर ले जाता है, काफ़ी बढ़ाता है, और इसके माध्यम से हम पूरी तरह से शांत अनुभव करते हैं। जी। और जब हम शांत अनुभव करेंगे तो हम समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आसानी से उनके समाधान को हम खोज पाएंगे, उनके समाधान को खोजने में हमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जी। आज की ये दौड़ते भागते ज़िंदगी में हमें से मतलब बहुत सारे लोग को, हर दूसरे या तीसरे इंसान को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर इस प्रकार की समस्या है, थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन से योग कर सकते हैं, कौन से ऐसे योगासन हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए मैं कहूँगा कि जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, मधुमेह जिसे हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, अवसाद है, थायराइड संबंधी परेशानियां हैं, ये सब बीमारियां जो हैं इनका मुख्य कारण ही तनाव है। जो हम मुख्य कारण तनाव को मानते हैं, और तनाव से, जैसे अगर हम मधुमेह के बारे में बात करें जी। तो जब तनाव होता है तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। जी। या फिर इंसुलिन के माध्यम से जो शर्करा है खाने से के टूटने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण, उसमें अवरोध आने लगता है। जी। तो इस तरह से तनाव हमारी कोशिकाओं पे शारीरिक रूप से सीधा प्रभाव डालता है, और इसके कारण हम इन सब बीमारियों से आज ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा फास्ट पेस लाइफ हो गया है, जो जीवन शैली की गति हो गई है, उसके कारण ये बीमारियां भी उसी मात्रा में, उसी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो योग करने से, क्योंकि योग का तनाव पे सीधा असर होता है, योग तनाव को पूरी तरह से तनाव से मुक्ति प्राप्त करने में पूरी तरह से सहायक है। तो योग की जितनी क्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार हैं, अलग अलग योग आसन हैं, बैठ कर करने वाले, खड़े होकर करने वाले, लेट कर करने वाले, मुख्य रूप से जो हमें विश्राम पहुंचाते हैं, जैसे शवासन है, मकर आसन है, बालासन है, सूर्य नमस्कार की गतिविधि है, पैदल चलना है, सुबह उठकर सूर्य को देखना है, सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती जाती हैं, तनाव को कम करती जाती हैं, और बीमारियों से हम धीरे धीरे निजात पा पाते हैं। जी, आगे हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. दर्शकों, तो हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे तनाव के दौर में योग से लाभ। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ओवर थिंकिंग आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो उस ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है और धीरे से फिर से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जी हाँ, ओवर थिंकिंग अगेन ये एक तनाव से जुड़ा हुआ भाग है। तो इसको कम करने के लिए योग एक अच्छा कारगर उपाय है। इसके अलावा खुली हवा में घूमना, सूरज की रोशनी में रहना, प्रकृति से जुड़ना, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना, जो प्राकृतिक म्यूज़िक है, संगीत को सुने जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, योग अभ्यास से जुड़ें, ध्यान करें, और परिवार, क्योंकि तनाव के बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए पारिवारिक संबंधों को अच्छा करें, परिवार से जुड़कर रहें, दोस्तों से मिलन करें, क्योंकि कई बार हमारे दोस्त हमें ऐसा मार्गदर्शन दे जाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और वो हमें उससे बाहर निकाल देते हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकाल देते हैं। तो जो अनावश्यक विचार हैं या जो ओवर थिंकिंग है, उससे हम धीरे धीरे इन सभी उपायों के माध्यम से बाहर निकल पाते हैं। जी,
खुली हवा में घूमना या फिर सनलाइट में रहना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसकी कमी की वजह से आज के लाइफस्टाइल में या आज के दौर में जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, तो सूर्य की रोशनी कितनी ज़रूरी है ये बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो ये पंच महाभूत हैं, प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं, ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं जी। तो सूर्य जिसमें अग्नि का या ऊर्जा का स्रोत है, ये हमको चलायमान करता है जी। और आज हम सूर्य की रोशनी से बच रहे हैं क्योंकि हमारा जो सोने उठने का क्रम है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो हम सुबह उठते हैं तो हम सूर्य की रोशनी को देखते नहीं हैं। जी। तो सूर्य की रोशनी को जब हम देखते हैं तो वो हमें गतिशील करता है और गतिशील करने के अलावा वो हमें ऊर्जा देता है जी। अपने कार्यों को करने की, दिन भर एक्टिव रहने की, और वो हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता को देता है। और जो विटामिन डी की कमी हम देख रहे हैं, तो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है, चाहे वो बच्चा हो, वयस्क हो या वृद्ध हो। जी। तो उस विटामिन डी की कमी को दूर करने का जो उपलब्ध माध्यम है, जो जिसे हम कहेंगे फ्री रेमेडी, जी। तो वो सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। जी। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है जी। और विटामिन डी का जब निर्माण करता है हमारा शरीर, तो वो शरीर में हड्डियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम को हड्डियों में भेजता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा शरीर चलायमान महसूस करता है, स्वस्थ महसूस करता है। उसके अलावा खुली हवा में जब हम टहलते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले नकारात्मक बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनका नाश हो जाता है। जब हम अच्छी खुली हवा में घूमते हैं तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हम लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो इससे धीरे धीरे हम बहुत सारी बीमारियों को, तनाव को दूर करते जाते हैं। जी। डिप्रेशन के लिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक टर्म यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक कर लीजिए। अगर आप इसे ठीक कर लेते हैं तो आपकी आधी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो कुछ नहीं है, हमारी दिनचर्या और रात्रिचर्या है। जी। दिन और रात का जो चक्र है, जो 12 घंटे का दिन का चक्र है और 12 घंटे का रात का चक्र है, उसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक कहा गया है और सर्कैडियन रिदम भी कहा गया है इसे। तो ये क्लॉक व्यवस्थित अगर हम कर लें तो आदि बीमारियों से हम दूर रहें और स्वस्थ रहें और तनाव मुक्त भी रहें। तो इस क्लॉक को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और इसको व्यवस्थित करने के लिए समय पे सोने की आदत डालना, निश्चित समय पे प्रतिदिन उठने की कोशिश करना, चाहे वो सोमवार हो चाहे रविवार हो, जी। अर्थात अवकाश के दिनों में भी उसी समय को फॉलो करना, उसी समय पे उठना। उसके अलावा स्वस्थ आहार का सेवन, उचित मात्रा में पानी का सेवन, रोज के दिनचर्या में व्यायाम, शारीरिक श्रम, ध्यान, विश्राम, नींद पूरी करना, क्योंकि आज सबसे अधिक परेशानी है नींद की कमी। जी। तो नींद की को भी पूरी करना। तो जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं तो हमारी नींद की कमी भी पूरी होती है। और एक ज़रूरी चीज़, आज के समय में हम लाइट्स की, आर्टिफिशियल लाइट्स के जीवन में जी रहे हैं। जी। चाहे हम गैजेट्स का उपयोग कर रहे हों या तेज रोशनी का उपयोग कर रहे हों, और हमारे दिमाग में एक केंद्र है जो ये सेंस करता है कि अगर रात में भी, रात होने के बाद शाम भी अगर रोशनी आपके आँखों में पड़ रही है तो वो ऐसा एहसास करता है कि ये दिन का ही समय है। जी। और जिससे हमारी नींद में बाधा आने लगती है, नींद की कमी होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधारने की आवश्यकता है। रात्रि या संध्या हो जाने के बाद आवश्यकता अनुसार ही लाइट का उपयोग होना चाहिए, मतलब हमें लाइट भी कम कर देनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधार सकते हैं और उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जी। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका महत्व क्या है? जी हाँ, योग को
रोज़मर्रा की जीवन शैली में जोड़ना, उसे जीवन का एक ज़रूरी अंग बनाना, ये योग दिवस का मुख्य महत्व है। और ये योग दिवस जो है भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रपोज किया गया था। 2015 से लगातार हम योग दिवस मना रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में डिवाइड ऑफ कास्ट एंड क्रीड हम इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि एक सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तनाव के दौर में योगा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर आपने बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अब इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त योगिता साहू को अनुमति। नमस्कार।